नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपके और मेरे पास अगर कहीं से 20-25 हज़ार रुपए आ जाएं, तो इनकम टैक्स मेरी और आपकी जान निकाल देगा। पूछेगा कि ये 20,000 रुपए आपको दिए किसने? एक पत्रकार थे कप्पन, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में एक दलित लड़की की बलात्कार की कोशिशों के बाद हत्या कर दी गई थी, उसकी रिपोर्टिंग करने आए। खाते में 45,000 रुपया कहीं से आ गए थे और इस ग्राउंड पर 2 साल तक जेल काटनी पड़ गई उनको कि 45,000 रुपये कहाँ से आए। ये सारे नियम इस देश की कमजोर जनता के लिए लागू है कि खाते में रुपए कहाँ से आए ये आप बताइए। लेकिन देश के नेताओं को ये छूट है कि अगर वो पार्टी के खाते में हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे कर लें, तो कोई पूछेगा नहीं उनसे कि नेताजी आपके खाते में ये पैसे कहाँ से आए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। पिछले कुछ दिनों पे आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, कुछ फैसले ऐसे आए थे जिसमें लोगों को लगा कि ये सरकार के पक्ष में है, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पर भी लोग सवाल करने लगे थे। जबकि सब ये मान रहे थे शुरुआत के दौर में चंद्रचूड़ एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट की दशा और दिशा दोनों बदल देंगे। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भी सवाल उठने लगे। लेकिन आज चंद्रचूड़ ने बता दिया, आज चंद्रचूड़ ने साबित कर दिया कि आखिर में उनकी स्थिति क्या है, वो कितने मजबूत सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उन्होंने आज इलेक्टोरल बोर्ड बॉन्ड, जिसके जरिए सरकार हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा करती थी और कभी बताती नहीं थी कि ये पैसा कहां से आया है, उसको खत्म कर दिया। मैं आपको आज तक की वेबसाइट पे आई खबर पूरी पढ़ के सुनाता हूं, जिससे आपको समझ आए कि आज हुआ क्या। लोकसभा चुनाव से पहले ये भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा झटका लगा है कि भारतीय जनता पार्टी इससे उबर पाएगी, इसकी संभावना बहुत कम लग रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर्स को पार्टियों के फंडिंग के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। और सबसे बड़ी बात, अदालत ने बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट सार्वजनिक करने की का आदेश दे दिया। ये ऐसा आदेश है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कपकपी चढ़ जाएगी। अगर प्रधानमंत्री अबू धाबी में हैं और अमित शाह कहीं और हैं और जेपी नड्डा कहीं और हैं, तो आज वो खाना नहीं खा पाएंगे। ये इतना सख्त आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। कोर्ट ने माना कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19 एक ए का उल्लंघन है। चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा भी काले धन रोकने के और भी तरीके हैं। अदालत ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता जानने के अधिकार के खिलाफ है। राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी होने से लोगों को मताधिकार का इस्तेमाल करने में और स्पष्ट बात मिल जाती है। स्टेट बैंक और राजनीतिक दलों द्वारा इनकैश कराए गए चुनावी बॉन्ड का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। आप लाइन सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड आपसे लिए गए, उनके राजनीतिक दलों ने जो इनकैश कराए, उनकी सारी डिटेल हमको चाहिए। वहीं इनकैश कराए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि खरीदार के खाते में वापस करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को पूरी तरह असंवैधानिक करार देते हुए इसकी वैधता को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में माना कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता
सूचना के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। चंद्रचूड़ ने कहा, चुनावी बॉन्ड मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और ये ब्लैक मनी पर अंकुश लगाने का एकमात्र तरीका नहीं है। उन्होंने बैंकों को तत्काल चुनावी बॉन्ड की बिक्री बंद करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया कि 5 साल पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम शुरू होने के बाद उसने किस पार्टी को कितने चुनावी बॉन्ड जारी किए हैं, इसकी जानकारी दी जाए। कम से कम मैं नहीं समझ सकता था, मैं सपने में नहीं सोच सकता था कि भारत का कोई चीफ जस्टिस ये आदेश दे देगा कि 5 साल पहले जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू हुए, किस पार्टी को कितने चुनावी बॉन्ड जारी किए गए ये बताया जाए। और अब अगर सरकार कोई दाएं बाएं का रास्ता नहीं निकालती है, संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाती है, कोई अधिनियम पास नहीं कराती है, कोई अध्यादेश नहीं लाती है, अगर ये जानकारी मिल गई तो मैं दावा करता हूं आप में से बहुत बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। लाइन सुन लीजिए, अगर ये पता चल गया कि किस पार्टी को कितना पैसा दिया गया ये बताया जाए, बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को पैसा नहीं देंगे। इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को बीफ की सप्लाई करने वाले, जानवरों को मारने वाले तस्कर, स्मगलर, उद्योगपति सबने बेतहाशा पैसे दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी ऐसी ही नहीं बन गई। बाकी पार्टियों के पास खाने पीने के पैसे नहीं बचे और भारतीय जनता पार्टी के पास इतने पैसे आ गए कि उसने अपने देश के हर जिले में अपने ऑफिस बनाने का फैसला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जाए। स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों के प्राप्त चंदे का विवरण 3 हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग को देना होगा। अब सवाल यह है कि राजनीति एसबीआई जो है वो चुनाव आयोग को तो दे देगी 3 हफ्ते में, लेकिन चुनाव आयोग तो जो हैं वो गांधी जी के 3 बंदर की तरह हैं। उन्हें मोदी जी के खिलाफ ना कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई पड़ता है और ना कुछ वो बोलने के लिए तैयार हैं। उनकी आंख, उनके कान और उनका मुंह मोदी जी के लिए बंद रहता है। शीर्ष अदालत ने स्टेट बैंक को यह भी निर्देश दिया कि चुनावी बॉन्ड से बड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश करें। 5 जजों की संविधान पीठ ने पिछले साल 2 नवंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया था। ये 5 जजों की बेंच है। 2 नवंबर को फैसला सुरक्षित था और लोग ये भी कह रहे हैं कि ये इतने दिनों तक सुरक्षित रहा कि चुनाव से ठीक पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक पॉलिटिकल पार्टियों पर कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा इनकैश कराए गए चुनावी बॉन्ड का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। वहीं इनकैश नहीं कराए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि खरीदार के खाते में वापस करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कारपोरेट दानदाताओं का भी जानकारी का खुलासा किया जाए। समझ गए ना? जो कारपोरेट हैं जिन्होंने बीजेपी को माला माल कर दिया, उनका भी खुलासा किया जाए और कंपनियों द्वारा राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाला चुनावी चंदा पूरी तरह से लाभ के बदले लाभ पर आधारित होता है। मतलब कारपोरेट पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रहा है और बदले में कारपोरेट के टैक्स में छूट मिल जाती है। कारपोरेट का जो पैसा लेके भाग जाते हैं उनको छूट मिल जाती है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला है जिसने भारतीय जनता पार्टी की कमर तोड़ दी है। आपको याद होगा 2017 के चुनाव से पहले
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को बर्बाद करने के लिए अचानक नोटबंदी कर दी गई थी। और नोटबंदी का कारण ये था कि ये पॉलिटिकल पार्टियां, सपा और बसपा, किसी भी तरह से, किसी भी रूप में पैसा खर्च ना कर पाए। हुआ भी यही था। नोटबंदी के दुष्परिणाम पूरे देश ने देखे थे और ये पता चला था कि नोटबंदी से पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने पैसे ब्लैक मनी वाले व्हाइट में कन्वर्ट कर लिए थे। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सन्नाटा छा गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और राहुल गांधी ने कहा है नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मोहर लग गई है। राहुल गांधी ने तब भी विरोध किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं इनको खत्म किया जाए। पॉलिटिकल पार्टियां जो भी चंदा लेती हैं उनको सार्वजनिक किया जाए कि किस आदमी ने कितना चंदा लिया। लेकिन राजनीतिक दल भला ये काम कैसे कर देते? उनको तो इस चंदे के माध्यम से ब्लैक मनी जुटानी होती है। लिहाजा कभी भी राहुल गांधी की बात नहीं मानी गई। और आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मोहर लग गई है। जाने माने अधिवक्ता है विवेक तनखा, राज्यसभा के सांसद, उन्होंने कहा इस मुद्दे पे सुनिए। मुझे अत्यंत खुशी हुई है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है को स्ट्राइक डाउन करके उस पर टोटल प्रतिबंध लगा दिया है और डायरेक्शन दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सब डिटेल्स लेके अपने वेबसाइट पे इन कंपनीज के डोनेशंस के बारे में पब्लिश करें। ये अत्यंत ही आवश्यक था। प्रजातंत्र को ये खत्म करने वाली स्कीम थी, एक पार्टी के हित में थी, ऑपोजिशन को क्रश करने के लिए थी। और जिस तरह से एनोनिमसली कॉरपोरेशंस पैसा डोनेट कर रहे थे, इसका मतलब यही था कि रूलिंग पार्टी को बेनिफिट करने के लिए स्कीम बनाई गई थी। बहुत अच्छा हुआ, प्रजातंत्र की ये जीत है और मैं सुप्रीम कोर्ट को इस आवश्यक स्टेप के लिए धन्यवाद देता हूं। बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विवेक तनखा जी। इस बीच में हमारे साथ एक बहुत बहादुर पत्रकार, उत्तर प्रदेश के कई बड़े अखबारों के संपादक रहे, न्यूज इंडिया ग्रुप के समूह संपादक रहे और बहुत बेबाक तरीके से बोलते हैं, अजय शुक्ला जी जुड़ गए हैं। अजय शुक्ला जी, भारत के लोकतंत्र में इससे अच्छा फैसला, आप खुद अधिवक्ता हैं, इससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता। खुल गया भ्रष्टाचार का खेल और जो आज ये मैं कहूँगा सर्जिकल स्ट्राइक हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इससे उबरने में बहुत समय लगेगा। चुनाव सिर पर हैं, हजारों करोड़ ब्लैक मनी खर्च होती है, बड़े बड़े जहाज चलते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं। क्या लगता है आपको इस फैसले का बीजेपी पे क्या असर पड़ेगा? माइक अनम्यूट कर लीजिए अजय जी, माइक। देखिए संजय जी, पहले तो इसके लिए बधाई देनी चाहिए राहुल गांधी को, क्योंकि राहुल गांधी इकलौते लीडर हैं जिन्होंने 2019 में ही इसको लेकर के कह दिया था। उनका ट्वीट देखिए कि उन्होंने, और दिखाइएगा कम से कम अपने दर्शकों को कि राहुल गांधी की समझ कितनी ज्यादा है कि जो बात आज तमाम सारे लोग, सुप्रीम कोर्ट सब कह रहे हैं, वो राहुल गांधी ने 2019 में कह दिया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह करप्शन का माध्यम है, यह गलत तरीके से चुनाव को प्रभावित करने का माध्यम है और यह तमाम सारे कानूनों का उल्लंघन है और ये सारी चीजें। आज सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया, निश्चित रूप से बहुत सुखद है। मैं समझता हूं ये और पहले होना चाहिए था, लेकिन मैं इसमें सबसे ज्यादा एक दुख भी है मुझे कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का वक्त दिया। 3 महीना मतलब आज हम जब बात कर रहे हैं तो 15 फरवरी हो चुकी है, तो 3 महीने का मतलब ये हो गया
मई के 15 मई तक हो गया। अब 15 मई तक हो जाएगा तो साहब सरकार नहीं तो 13 मई को बन जानी है। तो ऐसी स्थिति में ये चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी निपटा ही लेगी, और इसके बाद में चुनाव होगा कि नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के कानून यूं चलेंगे कि नहीं चलेंगे, और तमाम सारे सवाल आके खड़े हो जाएंगे। और तब तक अभी सरकार के पास एक और जो रेमेडी है कि इसके रिवीजन में चली जाए, इसके लिए इस पे पिटीशन फाइल कर ले और चीजें कर ले, तो वो सारी चीजें भी सामने खड़ी हैं। बहरहाल, लेकिन एक चीज जरूर है, ये बात जरूर साबित करता है कि किस तरीके से सरकार ने एक भ्रष्टाचार को जन्म दिया है, और उस सरकार ने भ्रष्टाचार के लिए वो सब कुछ किया है जो अनैतिक माना जाता था। आप याद करिए 1977 का चुनाव, श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है, चुनाव के खिलाफ जो पिटीशन फाइल हुई थी, उस पिटीशन में एक ही चीज थी कि साहब जो उनके ओएसडी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था, इसलिए चुनाव अवैध है। इसलिए चुनाव अवैध है क्योंकि उनकी रैली में इंदिरा जी की सरकारी कर्मचारियों ने बिजली का कनेक्शन जोड़ा था, इसलिए साहब अवैध है। इसलिए अवैध है कि उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। अब आप सोचिए, इस आधार पर एक प्रधानमंत्री का चुनाव कैंसिल हो जाता है। आज प्रधानमंत्री की जितनी रैलियां होती हैं, सारी रैली का इंतजाम ही जो है सरकार करती है। सरकारी बसें, सरकारी गाड़ियां, सरकारी चीजें सब इस्तेमाल होता है, सरकारी जहाज इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जिस तरीके से अफसरान की फौज लगती है, आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये दुरुपयोग का मॉडल है। आप उस समय का याद करिए, 100 जीपें खरीदी थी कांग्रेस पार्टी ने, और वो 100 जीपों के लिए डोनेशन दिया था जिस पूंजीपति ने। यह आरोप लगाया गया था कि उस पूंजीपति के डोनेशन से खरीदी गई, और ये जो है उसे लाभ देने की मंशा थी, इसलिए उनपे सीबीआई का एफआईआर दर्ज की जाए। पार्टियां डोनेशन से ही चलती, स्वच्छता से डोनेशन था, खुला डोनेशन था। आप उसको याद करिए, श्रीमती गांधी को गिरफ्तार किया गया था उस मामले में, और कोर्ट ने फिर बाद में छोड़ा कि ये कोई करप्शन नहीं, लेकिन यह स्थिति हुई थी। आज वो सारी नैतिकताएं टूट चुकी। नरेंद्र मोदी सरकार में न सिर्फ इन चीजों का दुरुपयोग हुआ, बल्कि धन का, काला धन कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाए और क्या किया जाए। अब काला धन आया कहां से? काला धन जो नोटबंदी का और सारी चीजें की गई, इसे क्यों राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा करप्शन? क्योंकि वो काला धन जो कहती थी कि काला धन है, यही सरकार कहती थी, नरेंद्र मोदी ने ही खुद कहा था, और साहब वो काला धन तो कहीं निकला नहीं। और जो आरबीआई की रिपोर्ट है उसके मुताबिक सारा धन व्हाइट था। यानी जब काला धन था ही नहीं, तो फिर ये व्हाइट कैसे हो गया? कैसे अमित शाह की उस बैंक से सबसे ज्यादा रुपया, जो मतलब किसने गिना होगा, कैसे होगा, उस दिन बदल गया? इतने कर्मचारी भी नहीं थे। तो अब ये सब तमाम कमाल होते रहे। मयूर भाई इस पे ज्यादा हमसे बताएंगे है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके का करप्शन है, यह देश के खिलाफ करप्शन था, क्योंकि यह काला धन कहीं ना कहीं देश के बाहर, देश के अंदर, जिस तरीके के किस वातावरण से आया, इसको आप नहीं बता सकते। इस बात को या तो सरकार जानती है या एसबीआई जानती है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मायने रखता है, क्योंकि उसने लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत भी आने वाले इसमें जो अमेंडमेंट किया गया था वो भी अवैध हो गया, और कंपनी एक्ट में किया गया संशोधन वो भी अवैध हो गया, और इसके साथ साथ अवैध हो गया जिस तरीके से उन्होंने आरटीआई एक्ट की धारा का दुरुपयोग किया। तो यह बताता है, एक बात बताइए, हमारा संविधान क्या कहता है संजय जी? फॉर द पीपुल, बाय द पीपल। और जब जनता के लिए है, जनता का है, तो आप जनता को ही बताने में डर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? जनता की पार्टी होती है।
जो सरकार होती है वो क्या होती है? लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत जनता का सेवक चुना जाता है और संविधान उसे नौकर कहता है, सेवक कहता है, लोक सेवक कहता है, मतलब पब्लिक सर्वेंट कहता है, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कहता है। आप देख लिए जो ये सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, खुद को जाने क्या क्या समझते हैं, ये पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं है, पहले तो समझ ली। तो राष्ट्रपति से लेके सब जब सर्वेंट है तो हमारा सर्वेंट ही अपने मालिक को नहीं बताएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये पैसा कहां से ला रहे हैं, कहां डाल रहे हैं, किसको इसका बेनिफिट दे रहे हैं। क्यों बजट संसद में लाया जाता है, सबसे चर्चा कराया जाता है? क्योंकि जनता के प्रतिनिधियों के जरिए चूंकि सरकार चलती है तो पक्ष विपक्ष सबको मुतमईन करना होता है कौन पैसा कहां से आएगा, कहां जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन यदि किसी धन को आप यूं छिपाते हैं कि साहब हम नहीं बताएंगे कि हमारे पास कहां से आया, क्यों नहीं बताएंगे? आपकी अपनी घर की बपौती नहीं है, ये जहां से भी आया है इस देश के लोक कानून को वो करता है, प्रभावित करता है। इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि इसी के जरिए इस देश का जनसेवक चुना जाना है। और ये इसलिए भी बताना जरूरी है क्योंकि इसी के जरिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करनी। तो संजय जी, सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह सरकार हर चीज पर पर्दा डालना चाहती है। ये नहीं चाहती है कि आप यह चर्चा करें, वो नहीं चाहती है कि इस पर कोई चर्चा करे, कोई जाने। इसलिए ये सरकार हर चीज को कैद कर देना चाहती है, ये इसकी नीयत है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सरकार छुपाना चाहती है। कपिल सिब्बल का बयान आया है सामने, मैं सुनवाता हूं आपको। कपिल सिब्बल the bonding between those who funded and the politics of the country, and also you will get to know the quid pro quo, because nobody gives these huge amounts of money without a quid pro quo, right? Nobody would give an electoral bond for 10 lakhs or 15 lakhs. It will be in crores, right? So if you've funded your political party with 5,000 to 6,000 crores, you can imagine only the rich could have done that, and they must have in the process got some favors, and that's exactly what the Supreme Court says, that nobody gives this kind of money without a possible quid pro quo. Now, what that quid pro quo is something that needs to be investigated. So I think in a sense this it provides for a level playing field in democracy, right? And it also exposes the BJP to perhaps the biggest, the Prime Minister keeps on saying, where is the scam, where is the scam? Or where it is now, Modi ji, right in front of your eyes, your scam, this government scam, the scam that you used for the purposes of political aggrandizement, the scam that you used for the purposes of persuading people to join you, apart from the ED and apart from the CBI. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बीच में दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, तो गुजरात के 4PM के स्थानीय संपादक मयूर जानी हमारे साथ हैं और धनंजय कुमार सिंह जी मुंबई के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो मेरे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का बयान सामने आ गया, वो सुनवाते हैं आप। ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कहीं ना कहीं देश के पूंजीपतियों से एक तरफा चंदा ले रही थी या धन उगाही कर रही थी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं और स्पष्ट रूप से इसको टर्न डाउन किया है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि जब से उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा लिया है, किस किस से पैसा लिया, कहां कहां से पैसा लिया, और जो एक तरफा चुनाव में जो चंदा आ रहा है वो कहां है और उसका उपयोग क्या है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुंह पर करारे तमाचे जैसा है। बिल्कुल ठीक बात है, एक ऐतिहासिक फैसला है। मयूर जानी, ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सब बताना पड़ेगा बीजेपी को। सबसे ज्यादा चंदा तो आप गुजरात में हैं, गुजरात के स्थानीय संपादक, सबसे ज्यादा चंदा तो लोग कह रहे हैं गुजराती भाई लोगों ने दिया होगा। क्या होगा मयूर भाई, सब गुजराती भाई लोगों के सामने आ जाएगी बातें। माइक अनम्यूट करिए, बताइए।
मेरे पास जो आंकड़ा है उसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं से ये दान मिला है भाजपा को तो वो तो दिल्ली से मिला है। वो कुछ 276 करोड़ के आसपास का है। और गुजरात से जो मिला है उसके बाद दूसरे नंबर पे गुजरात है, जहां पे गुजरात से कुल पैसा गया है पॉलिटिकल पार्टीज को दान में, वो 160 करोड़ है, जिसमें से 157 करोड़ रुपया भाजपा को मिला हुआ है। गुजरात की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल, तो पैसा तो मिल ही रहा है। और जैसे अभी को कपिल सिब्बल भी कह रहे थे, बहुत सही बात है ये। आप भाई, आपको कोई पैसा दे रहा है तो कोई पैसा क्यों दे रहा है, और वो क्यों अपना नाम छुपाना चाहता है। सरकार की नीतियां जो बनती है, उन नीतियों में किसको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, कौन से कॉर्पोरेट है, कौन से वो संस्थान है जिसको फायदा मिल रहा है, आने वाले पैसा देते हैं, फिर नीतियां भी बदलती है या तो बनती है, और फिर किसी को फायदा होता है। अब वो जो अगर नाम आप जो है खुले कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो फिर ये जो उनकी जो ये क्लोज डोर गेम है पूरी, और लगातार ये कहते रहना कि भ्रष्टाचार तो हमारा और भ्रष्टाचार का तो दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, ये सब जो बातें करते रहते हैं, फिर वहां से एक रास्ता खुल जाता है। और सुप्रीम ने तो कह दिया कि अब वो तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से अब जो है, अब मतलब इट इज एब्सोल्युटली आज से बंद कर दिया ना। जो मैं खबर देख रहा था वही खबर है। एक तो हिसाब देने के लिए बोला, और कहा दूसरा कि अब ले नहीं सकते इससे पैसा इस तरह से। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। अभी कुछ दिनों से हम और आप और हमारे जैसे जितने भी पत्रकार हैं, वो हम इस सोच में थे कि बात भी करते थे हम कि जो उम्मीद थी हमको चीफ जस्टिस साहब से, वो शायद वो पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ये फैसला जो आया है, तो इससे लगता है कि नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नाउम्मीद होना चाहिए। और इससे गुजरात में तो देखिए ये है कि थोड़ा गुजरात से जोड़ के इसको देख लूं मैं। गुजरात का मैंने मॉडल देखा हुआ है। गुजरात में तो वैसे भी अलग अलग तरीके से जो है वो चंदा या डोनेशन लेने की प्रैक्टिस है बीजेपी को। वो धन संचय योजना करते हैं, वो अलग अलग तरह की योजना का नाम दे देते हैं, और वो खुलेआम वो डोनेशन जो है वो ले लेते हैं। अगर किसी एक जिले में कोई एक बड़ा कार्यक्रम होना है तो उसका पूरा खर्च जो है वो अलग अलग वहां की इंडस्ट्री वालों से जो है कलेक्टर के द्वारा ही जो है उसको मैनेज किया जाता है। तो ये सब तो हम परसों से देख रहे हैं, लेकिन अब इसको बड़े स्केल पे वो कर रहे थे नेशनल लेवल पे। तो अब वो बंद हुआ है तो बड़ी तकलीफ है। अब इसके मुझे देखना ही है, मुझे जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है उस चीज में है संजय भाई, कि ये सुप्रीम जो भी कहेगी इसको ये मानने वाले हैं नहीं। अब वो क्या करेंगे, अब ऐसा कौन सा तिकड़म लाएंगे, इसको इस निर्णय को वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अब वो क्या करेंगे लीगली या पता नहीं, वो समझना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। मेरे लिए इंटरेस्टिंग वो रहेगा देखना। जी बिल्कुल ठीक बात है कि वो क्या अध्यादेश लाएंगे या क्या बात करेंगे, ये सामना आना जरूरी है। धनंजय जी के बीच में राजनीतिक विश्लेषक अरुण शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, एक ऐतिहासिक फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या मानते हैं इस फैसले के परिवेश में? ये तो बहुत सर्जिकल स्ट्राइक है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, ये अभी आधा अधूरा फैसला मैं बोलूंगा। पूरा अभी तो ये कहा असंवैधानिक है, इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन जब कैश फॉर जॉब में ईडी पूछने जाती है, जब पूछने जाती है कि आप जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन जाता है, ये जमीन बेची तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन गया। जब ये कहा जाता है कि आप शराब व्यापारियों को अपनी ये नीति बना करके छूट दे दी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन जाता है और जेल में उनको बंद कर दिया जाता है, क्या बीजेपी के शीर्ष नेताओं को जेल होगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। उनको जेल क्यों ना हो? इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो ये हुआ नहीं हिंदुस्तान में। ये भ्रष्टाचार ऐसा भ्रष्टाचार है जिसको कहते हैं कि आंख मूंद करके दूध में मक्खी गिरी हुआ पी जाना। क्या देश की जनता ऐसा करेगी? ये आए थे किस नाम पे? आए थे काला धन खत्म करेंगे, आए थे कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आए थे कि जो भ्रष्टाचार किया है, जिसने काला धन जमा किया है, उस सबको हम जेल में बंद करेंगे। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो यही साबित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भले फैसला पूरी तरह सुनाया नहीं है, अभी आधा है। ये असंवैधानिक जो अभी मयूर भाई कह रहे थे
ये क्या कहा गया कि असंवैधानिक है, गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। चाहिए मतलब क्या होता है? तो वो तो कह देंगे कल कि नहीं ये जो है एक अभी तो बहुमत उनके पास है, बहुमत में आकर के वो संसद में पास कर देंगे, अचानक बुलाएंगे सेशन और पास कर देंगे कि भाई जो है ये कोई असंवैधानिक नहीं है, चंदा लेना संवैधानिक है, कर देंगे ये। तो आपके लिए सारे कानून संसद में बैठ करके बदल दो, बना दो, जिसे साहबानो केस में बदल दिया था उन्होंने, राजीव गांधी ने, वो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? ये भयानक भ्रष्टाचार है और इससे बड़ा भ्रष्टाचार कुछ हो नहीं सकता। जुर्माना क्या लगाया आपने? किसको कहा कि जो है क्या बीजेपी पे जुर्माना लगाया सुप्रीम कोर्ट ने? लगाया जाना चाहिए कि भाई आपने इतना भ्रष्टाचार किया है, आप पे जुर्माना लगाया जाएगा, आपके ट्रेजरर को जेल में बंद किया जाएगा, ईडी अभी जाए छापा मारे बीजेपी के दफ्तरों में। और आमतौर पे देखिए कि जब भी कोई पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज होती है तो आपके प्रदेश से बुलडोजर निकलता है और अब तो देश में बुलडोजर चलने लगा है, तुरंत बुलडोजर पहुंच कर तोड़ देता है। तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड से जो बने हैं बिल्डिंगे भाजपा की, बड़े बड़े दफ्तर बने वो तोड़े जाएंगे? सवाल यहाँ खड़ा होता है। और ये नागरिकों को ये पूछना चाहिए कि राम के नाम पर जो तमाशा किया इन्होंने और कहा कि सबसे बड़े नैतिक हम हैं, सबसे बड़े देशभक्त हम हैं, सबसे बड़े जो है ईमानदार हम हैं, तो ये कौन सी ईमानदारी है भाई? और जो अंबानी को, जो अडानी को पैसे देने की बात करते रहते हैं, फेवर करने की बात करते हैं राहुल गांधी, किसको नहीं दिखता है? देश की जो अनपढ़ जनता है या जिसको खाली राम मंदिर के अलावा कुछ दिखता नहीं है, भले उसको नहीं दिखता होगा, बाकी जो भी इस देश का पढ़ा लिखा आदमी है थोड़ा बहुत भी, उन सबको दिखता है कि राम की आड़ में इन्होंने देश को खोखला किया है, लूटा है और तमाम तरीके के अनाचार जो होते हैं, जितने तरीके के अनाचार है वो तमाम अनाचार इन लोगों ने किए हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या इन सबको जेल होगी या नहीं होगी? जी एक बात है, आपका सवाल जायज है। अरुण शर्मा जी, एक बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी पे, इलेक्टोरल बॉन्ड बंद, नया चंदा नहीं, चुनाव सिर पर है, पैसा बहुत चाहिए होगा, आपका मत क्या है? जी सर, आपने एक कहावत सुनी होगी, अंधा पीसे कुत्ता खाए। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये बड़ी फिट बैठती है, क्योंकि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो पहले ये देखती है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब को कैसे बचाया जाए, उसको बचाते हुए कैसे फैसला दिया जाए, एक मध्यम मार्ग चुन लिया जाता है। संदेश जनता में यह जाए कि साहब सुप्रीम कोर्ट बहुत एक्टिव है, उन पर कोई आक्षेप ना हो। जैसे कि अभी धनंजय भाई ने कहा, क्या उन पर कोई जुर्माना लगाया गया? सर मैं दावे से बात करता हूं, नहीं लगाया जाएगा। रास्ता एक नहीं 300 रास्ते उनके पास हैं। ये डिसीजन दिया ही इसीलिए गया है कि पहले रास्ता चुना गया कि कैसे इस बहती गंगा में हाथ धोना। मैं बहुत बार आपके चैनल पे भी कह चुका कि अपुष्ट समाचार है, मेरे पास सोर्सेज हैं, 18,000 करोड़ रुपया बीजेपी के फंड में है अनाधिकृत, जिसका कोई हिसाब नहीं, जिसको हम नंबर 2 का पैसा कहते हैं। और वो इस पैसे को तो प्रोटेक्ट कर ही रही है। अभी मैं कल रात को एक न्यूज देख रहा था जिसमें यह बताया जा रहा था कि जब शाह साहब ने नोटबंदी हुई तो जो पैसा निकला था, जो कोऑपरेटिव बैंक में जमा कराया गया था, उस केस का हुआ क्या? उस केस का कुछ नहीं हुआ, कोई उसकी छानबीन नहीं हुई, किसी ने उस पर आक्षेप नहीं लगाया, उस बात को गोलमोल कर दिया गया। और उसी पैसे से 460 दफ्तर बन चुके हैं बीजेपी के, 270 ऑफिस निर्माणाधीन है। और दिल्ली में आरएसएस का इतना बड़ा 10 मंजिला का ऑफिस बना, वो कैसे बना, कौन से पैसे से बना, किसका पैसा था, कब दिया, कितना दिया, क्यों दिया, ये सब कारण आपको नहीं पता चलेंगे। उसका कारण ये है, अभी कल मोदी जी भाषण दे रहे थे मंदिर उद्घाटन पर, क्या कहा उन्होंने? हमारा देश सर्वधर्म संभाव की व्याख्या करता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की परिभाषा हम बोलते हैं, हम वासुदेव कुटुंबकम को मानते हैं। सर एक व्यक्ति कितना कपटी हो सकता है
कितना छली हो सकता है और क्या है वो, मुझे तो समझ में नहीं आती। यहां पर कुछ और, पार्लियामेंट में कुछ और, पार्लियामेंट से 4 कदम बाहर आए कुछ और, मंच में बैठ गए बीजेपी के चुनावी सभा में तो कुछ और, महिलाओं में चले गए तो इमोशनल कार्ड, कहीं और चले गए, बच्चों में गए तो पेपरों की बात। सर कितना कपट करोगे, कितना लोगों को बेवकूफ बनाओगे आप। इस देश में जब से वो ये कह चुके कि काला धन वापस आ जाएगा, कितना काला धन बढ़ गया सर। कौन कौन से बैंकों में कितना कितना धन बढ़ा, कभी बताया उन्होंने? कोई काला पैसा आया? कहां है लाला रामदेव? जो व्यक्ति 250 करोड़ में रुचि सोया खरीद लेता है और उसकी कीमत आज 25,000 करोड़ हो जाती है, कैसे हो जाती है? हमारा व्यापार क्यों नहीं बढ़ता? हमारी ट्रांजैक्शन क्यों नहीं बढ़ती? एक व्यक्ति जो 80,000 प्रॉफिट करता है, उनका पुत्र, वो कैसे 80 करोड़ रुपया कमा लेता है एक वर्ष में? कौन सी ट्रांजैक्शन करते हैं ये कभी किसी ने पूछा उनसे? किसी की हिम्मत हुई? क्या गोदी मीडिया इस तरह के प्रश्न करता है? और ये जो रोक लगाई गई है, ये छंदम रोक है। मुझे इस रोक पर कोई विश्वास नहीं है। ये जो कहा गया है, ये बीजेपी के पक्ष को बचाव करते हुए कहा गया है। सर अगर मेरी बेटी की शादी हो तो मैं तो 1 वर्ष पहले खरीदारी शुरू कर देता हूं। जब वो 18-20 वर्ष की होती है तब सामान बनाना शुरू कर देते हैं, दहेज बनाना शुरू कर देते हैं। और आपको तो इलेक्शन की डेट पता है, तो आपने पैसा जो आप बॉन्ड की बात कर रहे हैं वो तो बहुत पहले इकट्ठा कर लिया होगा, आज थोड़ी इकट्ठा होगा। वो तो सारी तैयारी हो चुकी, क्योंकि अब बाकी लोगों की तैयारी नहीं है, उनको रोकना है, इसलिए इस तरह का सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन दिलवा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया नहीं है ये डिसीजन, और ये दिया इसलिए है कि बाकी लोग उनके समकक्ष तैयारी ना कर पाए, उनको कंपटीशन में ना पछाड़ पाए। ये पॉलिटिकल गिमिक का एक तरफ का पत्ता साबित होगा। ये कोई एक नहीं है, नॉर्मल ताश में भी 4 पपलू होते हैं सर। अभी तो एक आया है, अभी और आने वाले हैं। आप देखते जाएं, लोगों को भरमाना, लोगों को बहकाना, लोगों को फुसलाना, यही काम बीजेपी का रह गया है। कंस्ट्रक्शन वर्क कौन सा किया आपने? आप दावे करते हैं हवाई अड्डे बनाने के, कितने हवाई अड्डे बनाए? कितने अडानी जी को सौंपे? किया क्या है आपने? आपने किया है रेवड़ी बांटने का काम, लोगों को, किसानों को छलने का काम, महिला जो हमारी पहलवान थी उनसे बेईमानी करने का काम, टैनी साहब को अवार्ड देने का काम, कुलदीप सेंगर को बचाने का काम आपने किया है। एक बेटी को रात को 2:30-3 बजे जलाने का काम आपने मणिपुर में 2 मणिपुर कर दिए, और बहनों की, बेटियों की इज्जत लुटवाने का काम आपने किया है। तो ये जो आया है अभी फैसला, मैं सुप्रीम कोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा हक है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की छानबीन कर पाऊं और ये निर्णय कर पाऊं नैतिकता के तौर पर कि जो सुप्रीम कोर्ट से जनता अपेक्षा करती थी वैसा निर्णय आया या नहीं आया, या उस निर्णय के अंदर कोई लूप होल दिया गया। तो मेरा यह विरोध है, और जो फैसला आया है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। जी बिल्कुल ठीक है अरुण जी। इस बीच में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी बाइट आ गई है, वो सुनवा देता हूँ। मैंने कहा कि जो बॉन्ड निकले, बॉन्ड, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, स्कैंडल है देश का। आजादी के बाद का सबसे बड़ा स्कैंडल ये है, 5,000 से अधिक के बॉन्ड, किन से क्या सौदे किए गए, उनके बदले में क्या बॉन्ड लिए गए हैं, क्या छूट दी गई है, देश की विदेशी कंपनियों को किसी को नहीं मालूम है। इतना बड़ा गेम हुआ है, और 90% ज्यादा बॉन्ड मिले बीजेपी को मिले हैं। उससे वो खेल खेल रहे हैं पूरे देश के अंदर, चुनाव लड़वा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और सारे जिलों में ऑफिस बना रहे हैं जमीन ले लेकर के। कहाँ से पैसा आ रहा है? और बाकी पार्टियों ब्लॉक कर दिया। तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ, कैसे रहेगी जब आप
सभी पार्टियों के फंडिंग को ब्लॉक कर दो देश के अंदर, खाली बीजेपी के पास बॉन्ड आएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विरोध किया इसका लागू करते वक्त में, तब भी लागू किया गया। और तो और इसको मनी बिल के रूप में राज्यसभा में बहस नहीं हो, जो मनी बिल होता है उसकी बहस खाली लोकसभा में होती है, तो मनी बिल के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया और खाली लोकसभा में पास करवा दिया गया। वरना राज्यसभा में बहस होती इसकी, उसकी बजाय लोकसभा में बहस करके इसको पास करवा दिया गया, लागू करवा दिया गया। और तो और जो अभी खबर नहीं आई है, कल परसों प्रधानमंत्री के ऑफिस से जब सेक्रेटरी फाइनेंस ने मना कर दिया कि ये संभव नहीं है एक्स्ट्रा डेट देना, चुनाव आ रहे थे कर्नाटका के, उसके पहले मना कर दिया कि बार बार इसकी जो डेट फिक्स है उन्हीं डेट्स में ये बॉन्ड जारी होंगे। तो लिखित में आया कि नहीं, प्रधानमंत्री ऑफिस का आदेश है, तब जाके फाइनेंस सेक्रेटरी को और डेट बढ़ानी पड़ी है, एक्स्ट्रा डेट देना पड़े हैं। ये अशोक गहलोत का पुराना बयान है जो वो बॉन्ड को लेके कह रहे थे। बीच हमारे साथ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे बड़े भाई, और शानदार किताब लिखी है, बहुत अच्छा यूट्यूब चलाते हैं, आनंद वर्धन जी। आनंद जी, मुझे लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक है, इस तरह रोक लगना बड़ी बात है, आपकी क्या टिप्पणी है? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। मैं अरुण जी की बात से इतना तो सहमत हूं कि अगर कभी सपने में भी आके ये पार्टी कुछ अच्छा काम करेगी तो हमें तो भाई, मैं भी सपने में भी विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि इनकी हर चीज में कुछ ना कुछ चाल होती है, कुछ ना ये शायद जो चेस में बोलते नहीं है, वो घोड़ा जो ढाई वाला खाना चलता है, ये सीधे चल ही नहीं सकते हैं। तो वो तो नियत की बात है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज ये कहूंगा कि शायद कुछ चीजें, और मैं इसको दूसरे ढंग से देख रहा हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब एक बड़ी अच्छी क्लीन स्लेट लेके आए थे। फिर उनके ऊपर एक इस तरह के आरोप लगने लगे कि वो अपने जो जजमेंट देते हैं वो अमेरिका को ध्यान में रख के देते हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत से लोगों का ऐसा है कि ये शायद वहीं पढ़ाने लिखाने जाएंगे, पढ़े लिखे आदमी माने जाते हैं, डॉक्टर मतलब डॉक्टरेट LLD बोलते हैं, बड़े पढ़े लिखे। फिर कुछ ऐसे जजमेंट आए जहां पे हम सब लोगों का विश्वास मतलब CJI के निष्पक्षता से उठ गया था, हम सब लोगों का, मैं इंक्लूडिंग मी, मैं सार्वजनिक रूप से इसको कह रहा हूं। बहुत क्रिटिसिज्म आया था। अब उसके बाद आप मालूम नहीं आपने देखा कि नहीं देखा था, इस देश के जो बड़े वो हैं मतलब वकील और विद्वान हैं इसके, चाहे वो फली नरीमन हो, चाहे रोंगटन नरीमन हो, और चाहे मतलब पूरे वकील जो जमात है, वो एक स्वर में उसने बोला था कि जो चंद्रचूड़ साहब कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है। और इस पे एक अरोड़ा साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने एक बहुत मतलब मेरे यहाँ उन्होंने एक मुझसे बात की थी, मतलब बहुत कड़े शब्दों में भर्त्सना की थी। अब ये उसकी वजह से है कि एक इकोसिस्टम में जैसे कभी-कभी हम लोगों को लगता है ना, हमारे बहुत से साथी आके कहते हैं, अरे हम लोग को कहने से क्या फायदा है, कोई तो सुनने वाला नहीं है, हमारी रीच नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। नक्कार खाने में अगर एक तूती नहीं, अगर 10-12 तूती भी मिलके बोलने लगे तो कहीं न कहीं आवाज तो जाती है, वो इकोसिस्टम में जाता है। और एक चीज मैं और बता दूं, झूठ के पैर के अपने एक एक वो है, लेकिन सच अगर आप बोल रहे हैं तो कहीं न कहीं वो रेजोनेंस होता है। और जो संजय जी आपने अपने उसमें कई बार इस चीज को वो किया है, आपने एक बार नहीं, आपने कई बार कहा है कि आप जब कहीं जाते हैं, आप कहीं एयरपोर्ट पे खड़े हैं, किसी लाइन में खड़े हैं, तो बहुत से लोग आके आपको कहते हैं और वो आपके जानने वाले नहीं है, और शायद हम और आप जो काम कर रहे हैं उसका पारिश्रमिक वही होता है, क्योंकि बाकी जो जो ये काम कर रहे हैं ये काम नहीं करेंगे, मजदूरी करेंगे, सिर पे बोझा भी उठाएंगे, तो इसमें 2 रुपया मिलता है, उसमें शायद पौने 2 रुपया मिल जाए। तो ये कोई पैसा नहीं है, लेकिन वो जो पारिश्रमिक आपको मिलता है जब आप एयरपोर्ट पे किसी सार्वजनिक जगह पे जाते हैं और लोग आपसे कहते हैं कि नहीं आपसे उम्मीद है, तो आपके साथ जिम्मेदारी और दोनों बढ़ता है। मैं इस एक्ट को थोड़ा उसके साथ देख रहा हूं कि एक ये घनघोर बेईमानी वाला एक्ट है। हालांकि इसको बीजेपी सरकार पूरी तरह से चाहेगी कि ये अगले 2, 4, 5, 10 घंटे से ज्यादा इस पे डिस्कशन न हो, वो और चीजों को लाना चाहेगी।
उन्होंने अपने जजमेंट में खुद कहा है कि ये तीन एक्ट्स का वायलेशन करता है और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का वायलेशन करता है। ये 3 एक्ट नहीं, जब ये एक्ट आया था तो ये इतना बड़ा गोरख धंधा था, इसने हिंदुस्तान के 5 एक्ट को चेंज किया था। मैंने इसको डॉक्टर छोकर जो है उनको बुलाया था। इसमें एक बड़े वो थे कॉमोडोर लोकेश बत्रा, उन्होंने बहुत काम किया है। इसमें नितिन सेठी ने हफिंगटन पोस्ट का अभी भी गूगल कर लीजिए, 6 अंकों में उन्होंने इस पे पूरी सीरीज की थी, एक-एक कागज लेके आए थे वो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये 5 इसमें कुल हिंदुस्तान के 5 एक्ट को अमेंड किया गया था इस बेईमानी को लाने के लिए। ये बेईमानों का एक्ट था। हिंदुस्तान का आरबीआई एक्ट 1934 को, जिसमें सॉवरेन पावर्स हैं आरबीआई को, उसको चेंज किया। आईटी एक्ट ऑफ 1961 उसको चेंज किया। आरपीआई रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स एक्ट उसको चेंज किया। वो तो खुद ही कह रहे हैं, कंपनीज एक्ट को चेंज किया। और एफसीआरए एक्ट ऑफ 1976 जो जो विदेश से पैसा आता है उसको भी चेंज किया। इससे पहले कोई भी व्यक्ति विदेशी व्यक्ति हिंदुस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा नहीं दे सकता। इससे पहले कंपनीज एक्ट में यह था कि अगर कोई कंपनी पिछले 3 साल से अपने प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा नहीं दे सकती है। इन्होंने अब कर दिया कि कोई कंपनी हो, वो चाहे बम बनाती हो और वो चाहे हथियार बनाती हो, वो चाहे लूटती हो, उसका कुछ भी काम हो, वो हिंदुस्तान में हो, ईरान में हो, तुरान में हो, लंदन में हो, कहीं की कोई भी कंपनी कुछ भी पैसा इनको दे सकती है। सारी रोक हट गई, जिसको कहते हैं टेरर मनी, ड्रग मनी, एम्युनिशन मनी, ये सारी लॉबीज हो गई। कोई रोक टोक नहीं थी कि आप लॉस मेकिंग है। और इस तरह का एक बहुत सी चीज मेरे साथ संदीप पांडे, उन्होंने इस पे किया भी था कि ये जो आप देखे थे ना, जो लोग यहाँ से पैसा लेके भागे थे, उसमें एक रिलेशनशिप है। जो बैंक का पैसा डूबा है, वहां से ये देखिए, ये बिल्कुल स्कीम वो थी जो जो आप और हम जानते हैं। ये अब नाम क्या लें किसी का, आप मुझे 100 रुपया दीजिए, 40 रुपए आपको, और फिर मैं बाहर चला जाऊंगा। तो ये स्कीम एक एक पार्टी लेवल पे ऑर्गेनाइज हो रही थी कि 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ बड़े आदमियों के लिए थी, हमारे आपके लिए नहीं थी। मतलब लाख 2 लाख का हम और आप लोन क्या लेंगे, स्कूटर लोन ले लेंगे, बहुत हो गया, तो कार का लोन ले लेंगे। 10 लाख 20 लाख, इससे ज्यादा की अपनी औकात नहीं। ये लोन थी 2-4 हजार करोड़ का लोन लीजिए, उसका एक सर्टेन पैसा हमें पार्टी फंड में दे दीजिए, क्योंकि पूछा कुछ नहीं जाएगा। और फिर आपको हम सेफ पैसे दे रहे हैं, मस्ती में रहिए, अपना विदेश में जाइए, रहिए, पार्टी अटेंड करिए, सब जगह घूमिए फिरिए, इंटरव्यू दीजिए, हम आपका कुछ करेंगे नहीं। और ये पूरा एक इकोसिस्टम था, और इस पे बहुत से वो हो चुके हैं। इसको अब मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, यूएसए जिसको कहा जाता है, वहां पे $200 से ज्यादा अगर कोई चंदा दे रहा है तो उसके सारे डिटेल लिखे जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम में 7,500 पाउंड से ज्यादा को यहां पे है कि नहीं, आप कई हजार करोड़ के भी अगर दे देंगे तो आपसे कुछ पूछा जाएगा। मैं जो अरुण जी कह रहे थे, ये एक बार नहीं, ये पीएमओ से इसका क्या मतलब है भाई? एक स्कीम चल रही है एसबीआई का, पीएमओ एक बार नहीं, कम से कम 4-5 बार इंटरफियर किया है कि नहीं, इसको फिर से खोलिए। स्कीम ओरिजिनली ये थी कि हर साल 4 क्वार्टर हैं, मतलब हर क्वार्टर में 10-10 दिन के लिए एक विंडो खुलेगी, और जिस साल जनरल इलेक्शन होगा उस साल एक विंडो का वो थोड़ा मियाद बड़ी होगी, 10 दिन की जगह शायद वो 20 या 25 दिन थी, मुझे अब याद नहीं है। जिस साल विधानसभा चुनाव, मतलब वो एक विंडो का प्रोविजन था। ये उसके अलावा भी, जब भाई कहीं दुनिया का नंबर 2 कोई आदमी बनता है, अगर अमीर आदमी, तो उससे कहा जाएगा ना इधर की वेट क्या है। पंडित जी, अगर आप मंदिर जाते हैं तो पंडित जी एक एक्स्ट्रा दर्शन करा देते हैं ना, जब भगवान सोते भी रहते हैं, तो पैसा लाओ, अभी सब दर्शन कराते हैं। तो ये सारा गोरख धंधा था। मैं इस बात से, मुझे बिल्कुल अरुण जी की बात से मैं ये तो मानता हूं कि मतलब इससे बीजेपी क्या करेगी, इस पे कुछ भी कर सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से लोकतंत्र को बचाने की एक बड़ी कवायद है। क्योंकि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र यह है कि इस देश के लोकतंत्र में हमारा वोट सबसे बड़ी उसकी ताकत है, और उस वोट को प्रभावित करने में ये इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत हद तक वो थे, क्योंकि अनाप शनाप पैसा आ रहा था, किसी से कुछ पूछा नहीं जा सकता था। मुझे दूसरा ये लगता है कि अब जो अगली कार्रवाई होगी वो इस पैसे वापसी की भी होगी। अगर अगर आपने, क्योंकि उन्होंने कहा है 13 मार्च तक आप इसको ट्रांसपेरेंट करिए, किसने क्या पैसा दिया, कहां दिया, कैसे दिया। अब इनसे अगर ये गलत है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट ये है
कि इसको वापस करिए। सारी जगह से पैसा वापस लिया जाता है। आपके ये पिताजी के कोई खेत ये खेत कहा भी बेच है। के आपको थोड़ी खेत बेच के थोड़ी दिया गया है। मैं अभी इतना ही कह रहा हूँ, जहाँ इसके बाद कुछ कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ये नीचे पवन खेड़ा जी का भी एक बयान आया है, वो सुनते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जो ये दर्शाती है कि जब भी अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है, उम्मीद की एक किरण कहीं ना कहीं से जरूर आती है और पूरे आंगन को रोशन कर देती है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद की वो किरण हम सबको दिखाई दे रही है। जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 में लाई गई थी, उस वक्त वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी ने इसका बहुत बौद्धिकरण करने की कोशिश की। ही ट्राइड टू इंटेलेक्चुअलाइज इट अ लॉट एंड जस्टिफाई इट, लेकिन हमने तब से उसका विरोध, पुरजोर विरोध, हर मंच से बार बार, इस मंच से तो कई बार करते रहे। हमारी क्या आपत्तियां थी? हमारी आपत्तियां बहुत स्पष्ट थी कि ये अपारदर्शी है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, इससे काला धन सफेद हो जाएगा, इससे जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ दल है, सारा लाभ उसको मिलेगा और एक ऐसा अनकहा अनदेखा रिश्ता स्थापित हो जाएगा सत्तारूढ़ दल का और कंपनियों का। जो कंपनियां इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदेगी, उनको क्या लाभ दिया जाएगा? ये तमाम सवाल हम इस मंच से बार बार उठाते रहे। सवाल जायज थे, चिंता जायज थी, क्योंकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया और क्यों दिया, उसके एवज में उसको क्या मिला, ये जानने का अधिकार इस देश के एक एक वोटर को है, एक एक पत्रकार को है, एक एक व्यक्ति को है। भले वो किस पार्टी को वोट देता है, नहीं देता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी तत्पर है। इकलौती पार्टी जो 2017 से लेकर आज तक लगातार इस मुद्दे पर बहुत प्रबल आवाज में बोलती आई है। बिल्कुल ठीक बात है। ये कह ही रहते पवन खेड़ा, बात भी सही है, लेकिन तब भी एक अच्छी शुरुआत मैं मानता हूं इसको, एक पहल आई। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, मयूर जानी जी, अजय जी, धनंजय जी, अरुण जी, आपने समय दिया, थैंक यू। तो आप सुन रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड तत्काल बंद हो। जनता को जानने का अधिकार है कि पैसा पॉलिटिकल पार्टी को किसने दिया। ठीक बात है, मेरे और आपके जरा जरा से पैसे पे इनकम टैक्स पूछता है, तो इन राजनीतिक पार्टियों से भी पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा। थैंक यू।